एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फाइनली हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। अब क्या होने वाला है इस चैप्टर में, आई टेल यू सिंपली। कुछ ऐसे टॉपिक्स है सच एज होल्डिंग कॉस्ट, सच एज योर ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल, राइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। देखो, हर बच्चा फॉर्मूला रट लेता है, ठीक है, एंड क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करता है। बट it is very important for you as an ACCA student that you understand the concepts behind it. Fine. So मेरी वीडियोस आप जब भी देखना जब आपको कंसेप्ट समझने हैं, जब आपको रियली वैल्यू समझनी है एंड चीजें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखनी है। सो चैप्टर नंबर 2 जो था, हमने पूरा रुचि को इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करवाने में लगा दिया, ठीक है, एंड हमने उस पूरे एग्जाम्पल को प्ले अराउंड करा एंड हमने सारे कंसेप्ट सीखे। सेम गोज विद चैप्टर नंबर 3। सो जब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, हम पूरे चैप्टर को लेस के एग्जाम्पल से सीखेंगे। आई होप सबने लेस खाए हैं, राइट, पोटेटो लेस। मेरे तो ग्रीन वाले फेवरेट है गाइस, आपके कौन से फेवरेट है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो एज यू नो, मेरे चैप्टर 3 के कुछ पार्ट्स आने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं सिर्फ थ्योरी करवाऊंगी, सेकेंड पार्ट में मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये सब बताऊंगी। थर्ड में हम फिर से एक बार ईओक्यू पे जाएंगे एंड फोर्थ कंटिन्यूस। सो द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग ईच एंड एवरी वीडियो इज कि आपको जो टॉपिक पढ़ना हो आप सिंपली उस पे जाओ, लैंड करो, देखो एंड समझो, एंड यू आर डन। नाउ यू कैन मूव ऑन टू द एग्जाम किट, और यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्टडी टेक्स्ट वन एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, एंड एज यू नो, मैं फर्स्ट चैप्टर में, हर चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में अपनी वीडियो ऑन करके एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मेरे 91 व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं क्यों, तुमसे मैं पैसे थोड़ी ना ले रही हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो एंड एक छोटा सा कमेंट डालना मत भूलना वीडियो के एंड में कि मैम हमें ना अच्छा लगा, हमें ये एग्जाम्पल अच्छा लगा, हमें ना समझ में आया, हमें समझ में नहीं आया। फाइन। ये कमेंट्स, ये छोटी छोटी अप्रिसिएशन मुझे बहुत मोटिवेट करती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम डबल ए एंड ट्रिपल ए फैकल्टी। सो इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एंड तुम्हारे एफर्ट्स तभी फ्रूटफुल होते हैं जब तुम एक्चुअली अप्रिसिएशन मिलती है। तो या, आई विल बी टर्निंग माई कैमरा ऑफ एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 ऑफिशियली। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 3, जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जो थोड़ी सी थ्योरी होने वाली है एंड हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगे। बट गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है, और अगर आएगा तो 2 मार्क्स किसको छोड़ना पसंद है। छोटे से तरीके से करवाऊंगी, इंटरेस्टिंग तरीके से करवाऊंगी, अपना दिमाग ओपन रखना। ठीक है, आई वुड रियली लव अगर आप एक ब्लैंक स्लेट लेके बैठो, आप कुछ भी थॉट्स लेके मत बैठो इस चैप्टर के बारे में कि ओ मेरे फ्रेंड ने डिफिकल्ट बोला था, ओ ये तो बहुत इजी है, ओ इसमें मैं सिर्फ फॉर्मूलाज कर लेता हूँ और मैं डन हो जाऊंगा, मैं मैम की वीडियो क्यों देखूं। नो, प्लीज डोंट ट्रीट दिस चैप्टर लाइक दिस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो मेरा हर चैप्टर एक स्टोरी के साथ स्टार्ट होता है, तो ये भी चैप्टर एक स्टोरी के साथ स्टार्ट होगा। लेट्स से लेस, आई गेस सबने लेस खाए होंगे। इंडिया में तो मुझे सिर्फ ये मिलता है, और इनफैक्ट इसका भी लेमन मिलता है, राइट। ये दोनों तो मैंने देखे ही नहीं है, इनफैक्ट ये भी नहीं देखे। ठीक है, इसका थोड़ा ग्रीन, वो लाइट ग्रीन वाला फ्लेवर होता है इंडिया में। फाइन, सॉल्ट एंड विनेगर वाला मैंने नहीं खाया, और बारबेक्यू तो मैंने आज तक नहीं खाया। फाइन। तो आपको पता होगा लेस किससे बनते हैं? पोटेटो से, राइट। सो जो आलू होते हैं, तो इनकी इन्वेंटरी बहुत ज्यादा होती होगी इनके वेयर हाउस में। मैम रॉ मटेरियल होता होगा, आलू होते होंगे, कुछ प्रोसेस हो रहे होंगे, कुछ पैकेट्स बन के रेडी होंगे, कुछ पैकेट्स बन रहे होंगे। सो मैम इनकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है, जो इनकी मैक्सिमम कॉस्ट है, वो कहाँ जाती होगी? वो इन्वेंटरी में जाती होगी। कहाँ जाती होगी? इन्वेंटरी में जाती होगी, उनके मटेरियल्स में जाती होगी, राइट। सो आज का जो चैप्टर होने वाला है, वो हम इसी इन्वेंटरी की, इसी मटेरियल्स की बात करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं, चाहे लेट्स से हम कोई कंपनी जो गाड़ी बनाती है, राइट, उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट एक
आइटम्स में लगती होगी, इन्वेंट्री में लगती होगी। लेट्स से आपका पेन बनाने का बिजनेस है, राइट? तो आपका जो पेन है वो इन्वेंट्री, उसमें आपकी बहुत बड़ा पैसा लगा होगा, राइट? आप अगर शार्क टैंक में भी देखते होंगे, बेसिकली शार्क्स बहुत हेसिटेंट होते हैं एक फैशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? बिकॉज उन्हें पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड होती है इन्वेंटरी, बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है, बहुत ज्यादा ऑब्सलीट हो जाती है, और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है आपको बनाने में, प्रोसेस करने में, ये सब चीजों में। सो व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्पेशली, आपका बहुत बड़ा हिस्सा एक इन्वेंट्री पे जाता है, उसके मटेरियल्स पे जाता है। अब ये इन्वेंट्री बहुत तरीके की हो सकती है, चाहे वो रॉ इन्वेंट्री हो, मतलब कच्चा आलू, ठीक है, या वो प्रोसेस हो रही हो कि मैम अभी वो बीच में है, या वो फिनिश्ड गुड्स हो, राइट, या फिर ऐसे गुड्स जो बिक नहीं रहे। तो इन्वेंट्री बहुत तरीके की होने वाली है। बट मैम इन्हें मेंटेन करके क्यों रखनी है? वाई वाई दे हैव टू मेंटेन द इन्वेंट्री? ऐसा क्यों नहीं होता कि रुचि ने ऑर्डर किया तब जाके हम फैक्ट्री में बनाते हैं और उसे हम दे देते हैं? नो गाइस, दिस कैन नॉट हैपन। इनफैक्ट अगर आज तुम वेयर हाउसेस में जाओ लेस के, तुम्हें बहुत सारे पैकेट्स बने हुए भी दिखेंगे। और इनफैक्ट अगर तुम उनकी फैक्ट्री में जाओ, तुम्हें बहुत सारा आलू दिखेगा, मतलब ऐसे टन्स ऑफ आलू दिखेगा। क्यों? क्यों? व्हाई डू दे हैव टू कीप द inventory of finished goods? Why do they have to keep a inventory of raw materials? Why it is so important? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, बफर रखना पड़ता है, ठीक है? लेट्स से इंडिया में दिवाली आ गई, इंडिया में दिवाली आ गई, एकदम से लेस की बहुत कंजम्पशन हो रही है। मैम सभी लेस खा रहे हैं, मैम घर घर लेस खा रहे हैं, तो दिवाली आते के साथ ही मैम सब हैम्परों में दिख रहा है, तो एकदम से हाई रेट ऑफ कंजम्पशन हो गया। तो अगर हो गया तो आपको बफर रखना पड़ेगा ना, ठीक है? सेकेंडली, एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट बाय बाइंग इन बल्क। तो क्या होता है, लेट्स से मैम लेस का सप्लायर बोलता है, सर अगर आप हमसे 1 टन आलू खरीदते हो तो आपको 1 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। बट अगर आप हमें 3 टन का ऑर्डर आज देते हो तो हम आपको ये सिर्फ आधे रुपए में दे देंगे, 0.5 रुपीज में दे देंगे, राइट? पर केजी और पर जो भी इनका वो होता होगा। देन क्या पता लीज कंपनी ये डिस्काउंट पाने के लिए 3 टन ऑर्डर कर दे, 3 टन ऑर्डर कर दे, राइट? सो ये डिस्काउंट लेने के लिए हमने क्या किया, हमने बल्क में खरीद लिया, हमने बल्क में खरीद लिया। सीजनल एंड अदर प्राइस फ्लक्चुएशन। अब लेस कंपनी को पता है, लेस कंपनी को पता है कि मैम नेक्स्ट 2 मंथ्स में आलू की सप्लाई बहुत कम होने वाली है, क्योंकि लेट्स से इंडिया में फ्लड आ गया, लेट्स से जहां से माल आ रहा था वहां पे यू नो ट्रम्प जी ने कुछ लिमिटेशंस लगा दी, कुछ भी कर दिया, ठीक है? तो इसकी वजह से मैम या तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा, या हमारे सीजन की वजह से शायद आलू फ्लक्चुएट ना होए, आलू आलू की सप्लाई फ्लक्चुएट हो जाए, आलू की सप्लाई फ्लक्चुएट हो जाए, ठीक है? तो इसकी वजह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा आलू अपने पास रखते हैं, एक्स्ट्रा आलू अपने पास रखते हैं। एंड फाइनली, लैक ऑफ पार्ट्स इज केप्ट टू बी मिनिमम सो दैट प्रोडक्शन प्रोसेस विल फ्लो स्मूथली एंड एफिशिएंटली। व्हाट डज इट मीन? कि मैम जो मशीन के पार्ट्स होते हैं ना, वो भी हम आपको हमारे पास दिखेंगे। मशीन के कुछ स्पेयर पार्ट्स भी हमारे पास होते हैं। क्यों होते हैं? कि मैम अगर हमारी कुछ मशीन ब्रेक डाउन हो गई तो हम इसे ठीक करवा लेंगे जल्द से जल्द बेसिस पे। अदरवाइज क्या होगा कि हमारी लेबर खाली बैठ जाएगी, हमारी लेबर खाली बैठ जाएगी, राइट? सो ये सब चीजों की वजह से जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो मेंटेन करनी पड़ती है, वो मेंटेन करनी पड़ती है। बट मैम मुझे तो बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहा है कि इस मटेरियल को हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर ये आएगा, फिर डिपार्टमेंट में आएगा, फिर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम इसका प्रोडक्शन करेंगे, फिर हम इसके लिए पेमेंट करेंगे। हम कितने सारे काम है मैम, क्या एक बंदा ये सारे काम कर सकता है? क्या एक बंदा ये सारे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कंपनी इसे लाइटली ले सकती है? नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत सारा कॉस्ट, बहुत सारा पैसा इन्वेंट्री में जाने वाला है। तो उसका प्रोसेस, उसका रिसीविंग, उसका पेमेंट, उसका ऑर्डरिंग, उसका रिसीव होना, उसका बनना, सब कुछ बहुत अच्छे से करना पड़ेगा जिससे कंपनी के ऑपरेशंस इफेक्टिवली चले। सो इससे इसलिए
कंपनी क्या लगाती है? कंट्रोल्स लगाती है। क्या लगाती है गाइस? कंट्रोल्स लगाती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब तुम बोलोगे मैम कंट्रोल्स क्या होता है? कंट्रोल्स क्या होता है? कंट्रोल्स इंश्योर करता है कि आप सिर्फ वो ही आइटम खरीदो जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी है। ऐसा ना हो मैम कि स्टोर मैनेजर कह रहा है मैम 10 किलो एक्स्ट्रा आलू मंगवा लो, मुझे घर ले जाने हैं, राइट? या फिर मैम फैक्ट्री में 15 केजी की जरूरत है, वो 20 केजी मंगवा रहा है, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं मैम रख लो ना, फैक्ट्री में खाली पड़ी है स्पेस। नो, जितनी आइटम्स हमें चाहिए सिर्फ उतनी ही ऑर्डर होनी चाहिए। फाइन, इसलिए कंट्रोल लगाना जरूरी है। सेकेंडली, ऑर्डर्स आर प्लेड विद मोस्ट अप्रोप्रिएट सप्लायर्स। देखो, अब क्या था, मैनेजर के पास ऑप्शन थे कि आप या तो ए से ऑर्डर करो आलू या बी से ऑर्डर करो आलू। ए आपको 10 रुपए की दे रहा था और वो 2 दिन में वादा कर रहा था, जबकि बी आपको 15 रुपए में दे रहा था और 3 दिन का वादा कर रहा था। तो भी मैनेजर ने बी को चूज किया। क्यों? क्योंकि मैम वो उसका भाई था, वो उसका भाई था। तो ऐसा ना हो, ऐसी पार्शियलिटी ना हो, ऐसा बायसनेस ना हो। हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे कंट्रोल लगाते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल लगाते हैं। कंट्रोल इज बेसिकली वहां पे स्ट्रिक्ट रूल लगाया जाता है कि आपको ये करना है। सो इट इज बेसिकली स्ट्रिक्ट पॉलिसी दैट यू हैव टू फॉलो। ऐसा बायसनेस ना हो कि मैम भाई बंधु की वजह से जो मैनेजर है वो दूसरे सप्लायर से मंगवा रहा है। नो, ऐसा ना हो, इसकी वजह से कंट्रोल लगाना जरूरी है। ओके, द गुड्स दैट आर एक्चुअली रिसीव आर द गुड्स दैट वर ऑर्डर्ड इन द करेक्ट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब क्या हुआ मैम, जो मैनेजर था, जो परचेज मैनेजर था, उसने बोला था कि आलू ए क्वालिटी के होंगे और 10 केजी होंगे। ठीक है, ये बात हुई थी, हमारी फोन पे हुई थी, ठीक है। बट बट जब 3 दिन बाद आलू आए तो मैम वो बी ग्रेडेड आलू थे और सिर्फ 5 केजी आए। तो क्या हम इसे एक्सेप्ट करें? क्या हम इसे अपनी फैक्ट्री में आने दें? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल लगाना जरूरी है कि आप वो ही गुड्स एक्सेप्ट करो, आप वो ही गुड्स अपनी फैक्ट्री में अलाउ करो जो आपने ऑर्डर किए थे, जिस क्वालिटी के ऑर्डर करे थे, वर्सेस जितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करे थे, वर्सेस जितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करे थे। ठीक है, अब द लास्ट इज द प्राइस पेड फॉर द गुड इज करेक्ट। मैम, जब परचेज मैनेजर ऑर्डर कर रहा था ना, तो सप्लायर ने बोला था 10 रुपए, बट अब जब पेमेंट की बारी आई, सप्लायर 15 रुपए मांग रहा है, या परचेज मैनेजर ने 15 रुपए पे कर दिए। भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कंपनी में फ्रॉड्स होंगे, अदरवाइज कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इंश्योर कि ये सारी चीजें ना हो और हमारी जो परचेजेस है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए, वो बहुत ही स्मूथली हो जाए। हम क्या लगाते हैं? कंट्रोल्स लगाते हैं। फाइन, एवरीबडी क्लियर व्हाई कंट्रोल्स आर नेसेसरी? व्हाई कंट्रोल्स आर नेसेसरी? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। देखो, सो गाइज, अब क्या होता है, आपकी जो डिपार्टमेंट होती है, आपकी लेट्स से लेज में, फाइन, हम बेसिकली एक होती है फैक्ट्री। क्या होती है? फैक्ट्री। एक होता है वेयर हाउस, राइट? एक होता है परचेज डिपार्टमेंट। फाइन, अब हम ना फैक्ट्री वाले को इतना कंट्रोल नहीं देते, फैक्ट्री वाले को हम इतना पावर नहीं देते कि भाई तू ही ऑर्डर कर ले, तू ही क्वांटिटी डिसाइड कर ले, तू ही सप्लायर चूज कर ले और तू ही पेमेंट कर दे। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम कहते हैं सुन, तेरे पास आलू खत्म हो गए ना, तो तू जाके वेयर हाउस से मांग, तू जाके वेयर हाउस से मांग। ठीक है, अब क्या होता है, फैक्ट्री में आलू खत्म होते हैं, वर्कर जाता है और वेयर हाउस वाले को इन्फॉर्म करता है कि भैया आलू इशू कर दो, क्या कर दो? आलू इशू कर दो। ठीक है, अब क्या ये फोन पे बोलेगा हेलो ट्रेन ट्रेन 10 किलो आलू भिजवा दो?
नो, नो, दिस डज नॉट हैपन लाइक दिस। सो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है विच इज नोन एज मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। तो फैक्ट्री से एक बंदा ये ऑथराइज करवाएगा फैक्ट्री मैनेजर से, एंड देन वेयर हाउस में जाके इसे दिखाएगा कि सर क्या करो, प्लीज इशू कर दो, प्लीज इशू कर दो। ठीक है, तो इसे ये इशू कर देगा 100 kg एप्पल, एप्पल कह रही हूँ, आलू। ठीक है, अब वेयर हाउस में 200 kg था, 100 ये ले गया, फाइन। अब मैम 100 ही बचा, अगली बार जब ये आएगा तो हमारे पास शायद इन्वेंट्री ना हो, शायद इन्वेंट्री ना हो, हमें अपना स्टॉक रीफिल करना पड़ेगा। हम भागे भागे गए परचेज डिपार्टमेंट के पास, हम भागे भागे गए परचेज डिपार्टमेंट के पास, सर ऑर्डर कर दो सर। क्योंकि वेयर हाउस को हमने बिल्कुल अथॉरिटी नहीं दी कि भैया तुम ही सप्लाई चूज कर लो, तुम ही पेमेंट कर लो, नहीं, हमने उसके लिए एक और डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, राइट। वेयर हाउस वाला बंदा भागा भागा गया परचेज डिपार्टमेंट के पास कि सर 500 किलो आलू और चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, सप्लायर चूज करता है, क्या करता है, सप्लायर चूज करता है। वो अलग अलग सप्लायर्स को कोटेशन भेजता है कि भैया बताओ तुम 500 kg कितने में दोगे, कितने दिन में दोगे, और कैसी क्वालिटी दोगे। ए से पूछता है, बी से पूछता है, सी से पूछता है, डी से पूछता है, ई से पूछता है। ठीक है, सबके रेट्स आते हैं, सबकी क्वालिटी आती है, टाइम आता है। तो तीनों चीजों को देख के हमने बी को सेलेक्ट किया। क्या किया हमने, बी को सेलेक्ट किया, फाइन। हम कहते हैं ओए बी चल माल भिजवा। ठीक है, तो बी हमें क्या करता है, बी कहता है ठीक है मैं आपको माल भिजवाऊंगा। फिर हम इसे क्या देते हैं, पीओ, दैट इज परचेज ऑर्डर। हम इसे परचेज ऑर्डर भिजवाते हैं कि भैया 500 kg डिसाइड हुआ है, 10 रुपए में, A+ क्वालिटी, 3 दिन। ठीक है, अब ये सप्लायर 2 दिन बाद हमारे वेयर हाउस पे माल भिजवाता है। अब गाइस क्या मैं वेयर हाउस में ये माल आने दूं, नहीं, यहाँ पे बैठा होता है एक सिक्योरिटी गार्ड। वो चेक करेगा, वो चेक करेगा, सर 500 kg है ना, सर A+ क्वालिटी ही है ना। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि 2 दिन में माल जब आ रहा था 100 kg खराब हो गया हो, 100 kg गिर गया हो। सो हमने जितना ऑर्डर करा क्या उतना ही रिसीव हुआ, क्या उस क्वालिटी का रिसीव हुआ। ठीक है, तो हम ये माल अपने रखवा लेते हैं। सो दिस इज द होल साइकिल, दिस इज द होल साइकिल। फिर जाके बी इनवॉइस रेज करता है एंड हम उसे फाइनली पेमेंट कर देते हैं। कौन करता है ये, फिनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो इससे हमें एक बात पता चली कि मैम हमने अलग अलग ड्यूटीज सबकी असाइन करी हुई है, किसी को ज्यादा अथॉरिटी नहीं दी हुई। हर स्टेप पे हमने कंट्रोल लगा रखा है कि तुम परचेज रिक्वेजिशन नोट करो, परचेज ऑर्डर करो, कोटेशंस करो, इनवॉइस करो, यहाँ पे चेक करो। ठीक है, गुड्स चेक करो। सो एवरीबडी हैज सर्टेन अथॉरिटी, एवरीबडी हैज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन डॉक्यूमेंट। सो ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ये कंट्रोल्स है। क्या है ये, कंट्रोल्स है। ठीक है, तो जो मेरे एग्जाम्पल में फैक्ट्री था, इसे इसने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जस्ट नेम फैंसी हो गया। स्टोर्स डिपार्टमेंट को बोला इन वेयर हाउस, जो हमारे एग्जाम्पल में था वो था स्टोर्स डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट एंड सप्लायर। सो अगर आप अब ये पढ़ेंगे, देखो वेयर हाउस ने जो यूज कर रहे हैं, मतलब जो आलू को लेस में कन्वर्ट करेंगे, उन्होंने ऑर्डर किया स्टोर डिपार्टमेंट से। ठीक है, अब ये पैदा तो नहीं करेंगे 500 kg का। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, रिक्वेजिशन गुड्स फ्रॉम परचेजिंग डिपार्टमेंट। सो बेसिकली इन्होंने जाके बोला सर 500 kg मंगवा दो। इन्होंने ऑर्डर किया गुड, फाइनली सप्लायर ने इसे डिलीवर किया एंड इसने इशू कर दिया, एंड इसने इशू कर दिया। ठीक है। ओके, तो गाइज ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। मटेरियल रिक्वेजिशन नोट जो फैक्ट्री ने वेयर हाउस को इशू किया था, या फिर परचेज डिपार्टमेंट ने स्टोर्स को किया था। परचेज रिक्वेजिशन जो वेयर हाउस करता है परचेजिंग डिपार्टमेंट को। परचेज ऑर्डर जब हम कोटेशंस भेज के फाइनली सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे सारी चीजें लिखी होती है, वो होता है परचेज ऑर्डर। एंड फाइनली
जब सप्लायर पेमेंट मांगना चाहता है और डिलीवर हो जाता है गुड्स, तो इनवॉइस सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हम जनरेट करते हैं। एवरीबडी क्लियर विद द साइकिल? ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल थी। एंड आपकी बुक में ये डायग्राम गिवन था, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। ओके, तो क्या ये सब चीजें मैन्युअली होती है गाइस? डू यू थिंक यू नो कोटेशंस, मटेरियल रिक्वेजिशन, एक ऐसे फॉर्म होता होगा, फिर हम साइन करवाते होंगे, फिर हम एक और डॉक्यूमेंट परचेज रिक्वेजिशन बनाते होंगे, फिर हम कोटेशंस बनाते होंगे। डू यू थिंक इतना लेस कंपनी के पास टाइम है कि ये सब चीजें मैन्युअली करेगा, कि एक बंदा वहां से वहां जाएगा फिर वहां से वहां चलते हुए जाएगा? नहीं। ठीक है, ये सब चीजें बहुत ही कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लिकेबल हो गई है कि एक ऑर्डर एक क्लिक पे सब चीजें हो जाती है। ठीक है, अब ये चीजें कंप्यूटराइज्ड कैसे होती है? ये होती है तीन चीजों के थ्रू। सबसे पहले होता है एक्स्ट्रानेट, फिर होता है टीपीएस, और एक होता है एमआईएस। तीनों का मतलब समझते हैं एंड देन हम इसे थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। ओके, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं वेंडर के लिए या फिर एक्सटर्नल पार्टीज के लिए ऑफ आर फर्म। लेट्स से वो बी सप्लायर, डी सप्लायर, ई सप्लायर। ठीक है, तो हम बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क डेवलप करते हैं जो हमारे एक्सटर्नल पार्टीज पे एक्सेस होता है, जो हमसे रिलेटेड होती है, लेट्स से सप्लायर्स, राइट। इनसे क्या होता है कि कोई भी सप्लायर हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं देख पाता, जैसे एचआर की इंफॉर्मेशन, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन नहीं, उसको सिर्फ एक लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो वेंडर को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। उस पे ये लॉग इन करता है और देखता है कि भाई लेस में कितनी इन्वेंट्री इस समय है। ठीक है, जैसे ही ये 500 पहुंचेगी, हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, वेंडर अपना फटाफट से गुड भिजवा देगा, फटाफट से गुड भिजवा देगा। सो दिस इज एक्स्ट्रानेट, दिस इज एक्स्ट्रानेट। अब अगर आप कभी भी 24/7 स्टोर्स पे गए होंगे, ग्रोसरी स्टोर्स पे गए होंगे, सो वहां पे आप बिलिंग काउंटर पे देखते होंगे हर सेल्स रिकॉर्ड होती है, हर सेल्स रिकॉर्ड होती है, राइट। वो कैसे रिकॉर्ड होती है? टीपीएस के थ्रू। कैसे रिकॉर्ड होती है? टीपीएस के थ्रू। ठीक है, तो हर डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, हर सेल्स रिकॉर्ड की जाती है। एमआईएस, एमआईएस क्या होता है? अब आपने सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब लेट्स से आपका जो लेस कंपनी है वो हर रीजन की सेल्स देखती है। क्या देखती है? हर रीजन की सेल्स देखती है कि मैम दिल्ली में कितनी सेल हुई, गुड़गांव में। तो आप टीपीएस का डेटा यूज करके डिसीजन मेकिंग लेते हो। क्या लेते हो? डिसीजन मेकिंग करते हो, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन बना के डिसीजंस लेते हो। फॉर एग्जांपल, टीपीएस का डेटा कलेक्ट हुआ कि मैम हर स्टेट में इतनी सेल हुई है, हर स्टेट में इतनी सेल हुई है। अब मार्केटिंग टीम क्या करेगी? सबसे ज्यादा दिल्ली में एड्स चलाएगी, सबसे ज्यादा दिल्ली में एड चलाएगी क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर यूजिंग द टीपीएस एंड यू आर मेकिंग अ डिसीजन, यू आर मेकिंग अ डिसीजन। अब हम इसे नॉलेज मतलब बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। सो गाइस, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क होता है जो आपके पार्टनर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स को अलाउ करता है एक्सेस, सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक्सेस कर पाओ, बट आप यू नो रिस्ट्रिक्ट रहो जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये नहीं कि सप्लायर हमारे इंप्लॉयज का डेटा देख रहा है, फिनेंस का डेटा देख रहा है, नहीं। हम उसे सिर्फ उतना ही दिखाना चाहते हैं जितना हम उसे दिखाना चाहते हैं कि भाई तू सिर्फ इन्वेंटरी की डिटेल्स देख। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे amazon, amazon ने अपने वेंडर्स के लिए एक एक्स्ट्रा नेट प्रोड्यूस किया हुआ है। सो बेसिकली बुक सप्लायर क्या देखता है? इन्वेंटरी लेवल चेक करता रहता है, और जैसे जैसे अपडेट होता रहता है स्टॉक, वो उस हिसाब से अपना भेजता रहता है गुड्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये जो वेंडर्स हैं वो एम्प्लॉय का डेटा एक्सेस नहीं कर पाते। इसका एडवांटेज क्या है? कि वी हैव क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ अ कैटलॉग। एंड डिसएडवांटेज क्या है? कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एक प्राइवेट नेटवर्क बिल्ड करना इज नॉट अ इजी वर्क, इज नॉट एन चीप वर्क। ठीक है, टीपीएस,
टीपीएस क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो बेसिकली हम यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपरमार्केट का बिलिंग सिस्टम। सो जैसे ही एक कस्टमर गुड खरीदता है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, स्टॉक अपडेट करता है और एक रिसीट आपको प्रिंट करके दे देता है। सो बेसिकली यू आर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस सिंपली। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? आपने टीपीएस से डाटा लिया, आपने उसे समराइज किया, उसकी रिपोर्ट्स बनाई, एंड नाउ यू आर यूजिंग दिस रिपोर्ट टू मेक डिसीजंस इन द कंपनी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक रिटेल चेन है, वो एमआईएस यूज करके सारा टीपीएस का सेल्स डेटा उठाती है, देखती है कि उसकी सबसे ज्यादा कहाँ सेल हो रही है, एंड उसे स्टॉक ज्यादा रखती है और मैनेजर्स को डिसाइड करती है कि कितना स्टॉक मंगवाना है, कितना नहीं मंगवाना। अब हम ये तीनों टर्म्स लेस के एग्जाम्पल में अगर फिट करें, तो एक्स्ट्रा नेट कैसे यूज हो रहा है? हम अपने पोटेटो सप्लायर को एक लॉग इन डिटेल दे देते हैं कि भाई तू देखता रहियो हमारी कंपनी में कितने पोटेटो है, एंड जैसे ही कम होते हैं तो अपनी डिलीवरी करते रहियो टाइमली टाइम। टीपीएस, जैसे ही कस्टमर लेस खरीदता है हम सारी चीजें उसकी रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल्स, इन्वेंट्री, रिसीट, सब कुछ। एमआईएस, हमारी मार्केटिंग टीम इन मंथली रिपोर्ट्स को देख के देखती है कि कहाँ ज्यादा खर्चा करना है, कौन से फ्लेवर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कहाँ प्रमोशन ज्यादा करने की जरूरत है। सो आपको इस एग्जाम्पल से क्या होगा कि आप सिंपली तीनों टर्म्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आप तीनों टर्म्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। So guys, that's it for this particular part. I hope you guys enjoyed it. I hope you guys love these practical examples. And that's it. Thank you so much for watching. In the next part, I'll see you with the most important topic, which is holding cost, ordering cost, and total cost with 5 example. Bye. Take care. Good night.